हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार वर्मा आपका ब्रेन स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर से, सॉलिड स्टेट से ठोस अवस्था से। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आपके लिए 90% आपको दिला सकता है। ये मेरा आपसे वादा है, मैं ना आपको 90% आपको दिलाऊँगा। बस आप हमारे साथ चैनल पर रेगुलर बने रहिए और हमारी वीडियो रेगुलर आप देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, मैं जो बचे हुए दिनों में आपको 90% जरूर दिलाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय क्या है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस क्या है। मतलब यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है, वह ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ प्रास होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। मैं दोस्तों आपके लिए बहुत शार्ट आंसर में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। वह ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ प्रास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। तो चलिए हम दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसका आंसर देखते हैं। एक ठोस अक्रिस्टलीय कहलाता है जब इसके अवयवी कणों की लघु प्रास व्यवस्था होती है। मैं दोस्तों आपके लिए ज़्यादा भारी में आप उत्तर देने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं आपको छोटे से शार्ट आंसर में आपको क्वेश्चनों का आंसर दूंगा कि आपके लिए बहुत बहुत सरल तरीके में आप जाके बोर्ड परीक्षा में आंसर लिख सकें। तो दोस्तों, आप देखते रहना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो एक ठोस अक्रिस्टलीय कहलाता है, मतलब वह ठोस अक्रिस्टलीय कहलाता है जब इसके अवयवी कणों की लघु प्रास व्यवस्था होती है। तो चलिए दोस्तों, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं। मतलब जो हमारा आणविक ठोस है वो मतलब किसे कहते हैं या क्या कहलाता है। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विभक्त अणुओं से बने होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत शार्ट ट्रिक में मैंने आपको बताया है, जिन ठोसों के क्रिस्टलीय जालक सरल विभक्त अणुओं से बने होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस आदि। तो चलिए दोस्तों, आपको आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। मतलब आयनिक ठोस किसे कहते हैं। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हुए आयनिक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड आदि। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत शार्ट ट्रिक में मैंने सभी क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश की है, तो बहुत और दे भी दिया है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। धात्विक ठोस किसे कहते हैं। धात्विक ठोस किसे कहते हैं। धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए, मतलब किसे कहते हैं। वह ठोस या जो ठोस अणुओं के गुण प्रकट करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा आदि। ये दोस्तों हमारा एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में एग्जाम्पल का भी आपको 1 मार्क मिलता है। दोस्तों, एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। सह संयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है। मतलब सह संयोजक ठोस से आप क्या समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम उत्तर देख लेते हैं। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वह सह संयोजक ठोस कहलाते हैं। मतलब जो ठोस क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वह सह संयोजक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। तो दोस्तों, ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको देखना जरूरी है। चलो दोस्तों, हम 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रकार है, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर क्यों होता है। मतलब आपको समझाना है कि मतलब सोडियम जो क्लोराइड होता है वो सोडियम धातु से कठोर क्यों होता है, मजबूत क्यों होता है। दोस्तों, हम इसका आंसर देखते हैं।
सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- के मध्य, मतलब इन दोनों के जो बीच में होता है आयनिक बंध होता है, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से जो यहाँ पे बताया गया है, मतलब यहाँ से आंसर दिया गया है, यहाँ से आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसका आंसर, राइट आंसर भी यही होगा। यहाँ से इतना सोडियम क्लोराइड Na+ तथा Cl- के मध्य जो बीचों बीच में जो आयनिक बंध होता है, इसके कारण इनका अपेक्षाकृत बहुत कठोर होते हैं। दोस्तों फर्स्ट ये हमारा ये हो गया। अब दूसरा देखिए, सोडियम धातु में धात्विक बंध होता है जो आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए द्वितीय मतलब सोडियम धातु कठोर अवस्था में होते हैं, या उनके ये NaCl की तुलना में नरम होता है, कठोर होता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको, मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो दोस्तों 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप सहसंयोजक संख्या 6 होती है। तो चलिए दोस्तों हम 9वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में 12 उप संयोजक संख्या क्यों नहीं पाई जाती? तो उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। घनीय रिक्तकों के निर्माण के लिए त्रिज्या अनुपात प्रास 0.732 से 10 होता है, मतलब 0.732 एंड 1.0 होता है। अतः उप सहसंयोजन संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकता। तो आई होप सभी दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलो दोस्तों हम 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको दोस्तों इस वीडियो में 28 क्वेश्चन मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या किसी दिए गए तत्व के षटकोणीय निबिड़ संकुलन तथा घनीय निबिड़ संकुलन संरचना के घनत्व को समान हो सकते हैं? समझाइए। मतलब इनका कहने का मतलब है कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन तथा घनीय निबिड़ संकुलन मतलब घनत्व के समान हो सकते हैं क्या? तो उत्तर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ दोनों प्रकार की संरचना में घेरा गया कुल आयतन 74% होता है। मतलब दोनों इसमें और इसमें जो हमारा आयतन घेरा गया है वो 74% होता है। एवं दोनों संरचनाओं में उप संयोजन संख्या 12 होती है, अतः दोनों संरचनाओं में घनत्व समान होंगे। तो चलिए दोस्तों हम 11वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन इस प्रकार है, एक ही क्रिस्टलीय ठोस में ऑक्साइड आयन घनीय निबिड़ संकुलन संरचना में व्यवस्थित है। धनायन ये समान रूप से अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तका में विपरीत है। यदि सभी अष्टफलकीय रिक्तका भरी हो तो ठोस का सूत्र क्या होगा? चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। ऑक्साइड आयनों की घनीय निबिड़ संकुलन संरचना में एक प्रति एकक कोष्ठक 4 ऑक्साइड आयन होने चाहिए। प्रत्येक ऑक्साइड आयन 2 चतुष्फलकीय रिक्तका तथा एक अष्टफलकीय रिक्तकाओं से संबंधित होता है, अतः अष्टफलकीय तथा 8 चतुष्फलकीय रिक्तका होनी चाहिए। चूंकि सभी अष्टफलकीय रिक्तका ये द्वारा घेरी जाती है, अतः अष्टफलकीय रिक्तकों में 4 मतलब 4 धनायन ए होंगे तथा समान संख्या में धनायन ए चतुष्फलकीय रिक्तता में होंगे, अतः 4 ऑक्साइड आयन तथा 8 धनायन ए होंगे, अतः ठोस का सूत्र ये 80 होगा तथा ए 20 होगा। मतलब इसको 2 भागों में बांट देता है। तो चलिए दोस्तों हम 12वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा दोस्तों 12वां क्वेश्चन इस प्रकार है, घनीय निबिड़ संकुलन संरचना युक्त 1 मोल यौगिक में अष्टफलकीय रिक्तका कितनी होगी? तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको ये 1 नंबर आपको दिला सकता है, आपको उसको याद करके जाना है। तो आंसर देख लेते हैं दोस्तों, अष्टफलकीय रिक्तकों की संख्या बराबर संकुलन परमाणुओं की संख्या। तो 1 मोल बराबर हमको तो मालूम है दोस्तों कि 1 मोल बराबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। दोस्तों आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों हम 13 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संकुलन दक्षता को परिभाषित कीजिए। ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी दोस्तों आपको रेडी करके जाना है। तो संकुलन दक्षता देख लीजिए दोस्तों, किसे कहते हैं? क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणु द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन दक्षता कहलाता है। यह प्रायः प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों आपको आगे लिखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं और आपको मार्क उतने ही मिलेंगे जितना इसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए हम दोस्तों 14 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रकार है, किसी तत्व x की परमाणु त्रिज्या इतना है तो इसकी एकक कोशिका में सन्निकट पड़ोसी कण की दूरी क्या होगी? तो दोस्तों आपको पता है कि d बराबर 2r होता है, डिस्टेंस बराबर 2r होता है। तो इसलिए हम इसको जब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 7.2 एंगस्ट्रॉम निकल कर चला आएगा। तो चलिए दोस्तों हम 15 क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी रेडी करके जाना है, जो आपके लिए एक मार्क में कन्फर्म है। फ्रैंकल दोष AgCl क्रिस्टलों के घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं करता है? तो चलिए दोस्तों हम इसका आंसर देख लेते हैं। चूंकि फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल में आयनों की संख्या समान रहती है, इसलिए यह दोष क्रिस्टलों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं करता, बदलाव नहीं करता। तो चलिए दोस्तों हम 16 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में मैंने आंसर देने की कोशिश की है, तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक देखना। क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दो से संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है? तो दोस्तों आपके लिए बहुविकल्पी MCQ में पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, ये आपको तैयार करके जाना है। क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु है जो दो से संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता, नहीं बदल सकता? तो वो दोस्तों आपका आंसर है फ्रैंकल दोष। चलो दोस्तों हम 17 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन हमारे दोस्तों इस प्रकार है, फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों? मतलब फ्रैंकल दोष क्रिस्टल के घनत्व में जब प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, तब उसमें कोई दोष क्यों नहीं होता? दोस्तों यहाँ पे आंसर इस प्रकार है, फ्रैंकल दोष धनायन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थानों में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आंसर है, आपको आसानी से भी याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साटकी तथा फ्रैंकल दोष का क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देते हैं, जो दोस्तों आपको एक मार्क दिला सकता है। साटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष का क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों हम इसका आंसर देख लेते हैं। साटकी तथा फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल उदासीन बने रहते हैं, न्यूट्रल उदासीन बने रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रकार है, CaCl2 AgCl क्रिस्टल में मिलाने पर साटकी दोष उत्पन्न करता है, व्याख्या कीजिए। मतलब AgCl और CaCl2 मतलब हम क्रिस्टल में मिलाते हैं तो साटकी दोष उत्पन्न करता है, कैसे उत्पन्न करता है इसको हमें व्याख्या करना है। तो उत्तर दोस्तों हमारा इस प्रकार है, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए 2Ag2 प्लस आयन 1Ca2 द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब इस स्थान से इस स्थान पर आ जाना। ये जैसे यहाँ पे ये बी है दोस्तों, हमारा यहाँ ये है और ये से मतलब हम ये इधर आ गया और भी इधर आ गया, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापित। अतः प्रत्येक Ca2 आयन के प्रवेश जालक पर स्थल में एक छिद्र उत्पन्न होता है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। F केंद्र किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ यूरायन रिक्तता में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है F केंद्र कहलाता है। ये भी दोस्तों आपको तैयार करके जाना है। आई होप कि
आ सकता है, मुझे उम्मीद है कि आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। ये दोस्तों आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों 3 बार आ चुका है, 2019-20 में 2 बार आ चुका है दोस्तों। तो आपको इस बार भी रेडी करके जाना है, हो सकता है कि आ जाए। तो उत्तर दोस्तों इस प्रकार देख सकते हैं। धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब इनके मध्य उपस्थित स्थान रिक्तिका कहलाता है। धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब इनके मध्य उपस्थित स्थान, जब इनके इन दोनों के बीच में जो स्थान मतलब जगह दिखता है उससे हम रिक्तिका कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 22वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक लवण का नाम लिखिए जिसे AgCl में मिलाकर धनायन रिक्तिका उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका दोस्तों हमारा इस प्रकार आंसर है CdCl2 अथवा SrCl2, CdCl2। दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लेना। मैं भी दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको नोटबुक एंड पेन लेकर आपको अपने साथ लेकर बैठना है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सके और आप उसको जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो अपने नोटबुक में उतार लेना। तो चलिए दोस्तों, हम 23वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्षारीय धातु हैलाइडों के रंग के लिए उत्तरदायी नॉन सैक्रोमेट्री बिंदु दोष का नाम लिखिए। दोस्तों उत्तर हमारा इस प्रकार है। धातु अधिक अथवा ऋणानिक रिक्तिकाएं अथवा F केंद्र है। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही शार्ट ट्रिक में आंसर देने की कोशिश की है और ऐसे आपको भी लिखना है। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको 1 नंबर ही इसमें जो मिलता है वो आपको पूरा मार्क मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम 24वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप किस प्रकार NaCl को HCSCl की संरचना में CSCl NaCl प्रकार की संरचना में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब CSCl को NaCl में आप किस प्रकार बदल सकते हैं। तो दोस्तों आंसर हमारा इस प्रकार है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। CSCl प्रकार की संरचना को NaCl प्रकार की संरचना में गर्म करके अथवा NaCl उच्च दाब आरोपित करके CSCl प्रकार की संरचना प्राप्त की जा सकती है। चलो दोस्तों, हम 25वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा कुछ ही क्वेश्चन बचा है जो जल्दी ही खत्म हो सकता है। साधारण नमक शुद्ध सफ़ेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन कर लेना है। हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में। अब काफ़ी दिन नहीं बचे हुए हैं तो आपको मेहनत करना है। मैं आपको वादा करता हूं कि बचे हुए दिनों में मैं आपको 80% से ऊपर आपको दिलाऊंगा। बस आप मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहिए और पूरी वीडियो साथ देखते रहिए। तो ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये स्थल F केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों, हम 26वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिंक ऑक्साइड सफ़ेद होता है लेकिन गर्म करने पर यह पीला क्यों पड़ जाता है, समझाइए। इसको भी दोस्तों अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इसमें 2 नंबर आपको दिला सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका आंसर देख लेते हैं। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब यह निम्न समीकरण के अनुसार ऑक्सीजन खोता है। मतलब हम जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब इसमें अनुसार ऑक्सीजन इसमें निकल जाता है। तो जिंक देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है, आप समझ सकते हैं। तो Zn2+ अंतराकाशीय रिक्तताओं में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पड़ोसी अंतराकाशीय रिक्तकों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इससे धातु अधिक दोष उत्पन्न होता है। अंतराकाशीय रिक्तियों में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह पीला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन द्वारा श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों को अवशोषित कर लिया जाता है। तो चलो दोस्तों, हम 27वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्धचालकों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इसको भी दोस्तों आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अर्धचालकों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर देख लेते हैं। ताप वृद्धि से अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है।
दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आंसर मैंने आपको दिया है, जो एक बार ही पढ़ने से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों हम इस वीडियो की लास्ट लेक्चर देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन जो आपके सामने इस प्रकार है, गर्म करने पर चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय हो जाते हैं, क्यों? तो जल्दी दोस्तों उत्तर हम देखते हैं। गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन चक्रण अनियमित रूप से अविन्यासित हो जाने के कारण लोह चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय हो जाते हैं। दोस्तों आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जो मैं दोस्तों आपके सामने इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन होगा। मैं हर चैप्टर का 3 पार्ट लेकर आऊँगा। ये दोस्तों हमारा दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो का लेक्चर आज शाम तक या कल अपलोड कर दूंगा, जो आप वहां से देख सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप इसको देख लेना, अगले वीडियो में लाऊंगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहना। मैं आपको 90% 80% मैं आपको इस चैनल पे दिला सकता हूं। बस आप हमारे साथ हम पे भरोसा करना। कहते हैं ना दोस्तों कि दिल की सुनो और ब्रेंद्र स्टडी सेंटर चुनो। तो दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ, आप ब्रेंद्र स्टडी सेंटर चुनो और मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा और आपको 80% ये मेरा आपको वादा है, मैं आपको दिलाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।